मॉर्गन स्टैनली इंडिया की 17वीं इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान को लेकर काफी उत्साह है विदेशी निवेशकों में। अब तक का हाईएस्ट यहां पर अटेंडेंस आता हुआ दिख रहा है और कॉन्फ्रेंस में किस तरह का मूड है, क्या माहौल है और विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों के बारे में क्या सोच रहे हैं, मॉर्गन स्टैनली के हिंदुस्तान के बाजारों पर क्या राय है, खासतौर से इस करेक्शन के बाद, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। पिछली बार जब आपसे मैंने बात की थी तब भी निफ्टी के यही लेवल थे 8000 के आसपास और आपका ये कहना था कि बाजार में यहां से ज्यादा मुझे डाउनसाइड रिस्क नहीं दिखती बल्कि अपसाइड नजर आती है और हमने 500 पॉइंट की एक अच्छी तेजी निफ्टी में देखी। फिर से हम उन्हीं लेवल के आसपास हैं आज। क्या लगता है, क्या ये बेहतरीन लेवल से यहां से बाजार की डाउनसाइड रिस्क लिमिटेड है, नहीं के बराबर, ये कहना ठीक होगा? गुड मॉर्निंग अनिल जी। नहीं, अगर हम हमारे कॉन्फ्रेंस पे नजर रखें तो ये जो अटेंडेंस आया है ये दिखा रहा है कि इन्वेस्टर इंटरेस्ट जो है इंडिया में वो बहुत ही जबरदस्त है। तो पिछले साल हमें रिकॉर्ड अटेंडेंस मिला था क्योंकि तब मोदी सरकार जस्ट आई थी सरकार में और 2 हफ्ते हुए थे और इंडिया में तब इंटरेस्ट लेवल बहुत हाई था, तो हमें लगा वो अटेंडेंस को मैच करना मुश्किल पड़ेगा ये साल। लेकिन उस अटेंडेंस पे हमें ये साल 25% का ग्रोथ मिला है, तो ये सबसे ज्यादा है। पिछले 18 सालों से हम ये कर रहे हैं, ये 17वां कॉन्फ्रेंस है हमारा और ये सबसे बड़ा अटेंडेंस है। तो ये दिखा रहा है कि इंडिया में जो आज इंटरेस्ट लेवल है इन्वेस्टर का, दोनों डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन, दोनों बहुत हाई लेवल पे है। अब सिर्फ देर ये है कि वो पैसा कब लगाएंगे और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनको थोड़ी सी हिचकिच हो रही है क्योंकि मार्केट में लगातार वीकनेस रही है। ऑफ कोर्स ट्रेडिंग रैलीज आती रही है जैसे आपने बताया, लेकिन फिर वो ट्रेडिंग रैली टूट के वापस इंडेक्स नीचे आ जाता है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का इश्यू है। आई थिंक इन्वेस्टर ये नजर ये रखे कि इंडिकेटर्स कब टर्न होंगे और जैसे ही उनको ये अंदाजा लगेगा कि इंडिकेटर्स टर्न हो रहे हैं, आई थिंक ये बाजार वापस चलेगा। और दूसरी बात है अनिल जी कि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा शेकी है। आप देख रहे हो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं दुनिया में, इन्वेस्टर्स को पता नहीं है फेड हाइक करेगा नहीं करेगा, यूएस में ग्रोथ डेटा कभी अच्छा आता है कभी बुरा आता है, तो थोड़ा सा वहां से भी कंफ्यूजन है जो अपने मार्केट में नजर आता है। तो ये दोनों चीज को लेके आई थिंक इसीलिए आपको ये लगातार ट्रेडिंग रैलीज आती रहती है और फिर चली जाती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरअंदाज से आई थिंक ये लेवल से आपको जरूर इक्विटीज लेनी चाहिए। आई थिंक 12 और 18 महीने की टाइम के हिसाब से आई थिंक इक्विटीज में रिटर्न जरूर मिलेंगे। आपने ग्लोबल मार्केट्स की बात करी, पिछले कुछ दिनों से जो भारतीय बाजारों को एक चिंता सता रही है वो शंघाई का आउट परफॉर्मेंस है। चाइना के बाजार जिस तरह से अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये बताइए आप इसे किस तरह से देखते हैं? और हाल ही में जिस तरह से हमने देखा चाइना ए शेयर्स को MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में शामिल करने की बात हुई, कल बैठक भी हुई, आप कैसे पढ़ रहे हैं इन सबको? नहीं, तो अभी के लिए तो ए शेयर्स इंडेक्स में नहीं आ रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट उसका कोई है नहीं, इंडिया पे न्यूट्रल है। आई थिंक इनफैक्ट मार्केट ने थोड़ा डिस्काउंट किया था कि ए शेयर्स आ भी जाएंगे, तो उसके कारण आई थिंक उसके कारण पिछले 3-4 दिनों से मे बी वीकनेस भी थी और आज थोड़ा सा बाजार में भी रैली भी कर रहा है क्योंकि वो आउटफ्लो नहीं होगा। आगे जाके चाइना ए शेयर्स तो इंडेक्स में आ जाएंगे आई थिंक और इंडिया पे थोड़ा सा इम्पैक्ट होगा, लेकिन वो टेम्पररी होगा, परमानेंट इम्पैक्ट नहीं होता है। इंडेक्स चेंजेस का जो इम्पैक्ट होता है वो 2-3 महीने के टाइम से आ जाता है और फिर वो चला जाता है, फिर फंडामेंटल्स पे फोकस होती है। जहां तक शंघाई शेंजन मार्केट का सवाल है, मुझे नहीं लग रहा है कि उसका इम्पैक्ट इंडिया पे डायरेक्ट है। हमारा जो एनालिसिस है ये दिखा रहा है कि उसका इम्पैक्ट एक्चुअली जापान से पैसा निकल के चाइना में गया है और इंडिया से जो पैसा निकला है पिछले 2-3 महीनों से वो एक्चुअली ब्राजील और रशिया में गया है। इंडिया चाइना के मुकाबले में बहुत छोटी ये कंट्री है, चाइना 5 गुना बड़ी है इंडिया से, तो वो कंपैरिजन करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। चाइना और जापान का साइज इक्वल है, तो वहां पे आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन हाँ थोड़े से फ्लो इधर उधर हुए हैं क्योंकि हमने पिछली बार भी ये बात की थी कि एक रिफ्लेशन ट्रेड बना है दुनिया में, ऑयल का दाम ऊपर गया है, आयरन ओर ऊपर गए, बॉन्ड यील्ड्स ऊपर गए हैं, तो उसका नुकसान थोड़ा इंडिया को जरूर से लगा है पिछले 3 महीनों से और वो चल रहा है, अभी भी ट्रेड वो खत्म नहीं हुआ है। तो जब तक वो चलेगा तब तक इंडिया थोड़ा वॉलेटाइल रहेगा
जैसे ही रिफ्लेशन ट्रेड शिफ्ट हो गया, आई थिंक इंडिया वापस आउट परफॉर्म करने लगेगा। तो क्या आप ये कहेंगे कि इन लेवल्स पर इंडियन मार्केट्स में ज्यादातर नेगेटिव डिस्काउंट हो चुके हैं, चाहे फिर वो जल्दी ब्याज दरें नहीं घटने का खतरा, या फिर कमजोर मॉनसून, या फिर महंगे वैल्यूएशन नतीजे, क्या ये सब कुछ डिस्काउंटेड दिखते हैं आपको इस वक्त? बिल्कुल अनिल जी, एक्चुअली अगर आप फरवरी और मार्च की तुलना में देखो, जब सब गुड न्यूज डिस्काउंटेड थे और बैड न्यूज जैसे ही आए मार्केट नीचे गया। आई थिंक आज ऐसा लग रहा है 3 महीने के बाद कि सब बैड न्यूज डिस्काउंटेड है, और जब गुड न्यूज आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो आई थिंक ये उल्टा हो गया है बाजार में। मार्च की शुरुआत में जब 9,000 का निफ्टी था, तब सब गुड न्यूज डिस्काउंटेड थे। आई थिंक लोगों ने मान लिया था कि लैंड बिल और जीएसटी बिल हो जाएगा, लोगों ने मान लिया था कि आरबीआई रेट कट करेगा, लोगों ने मान लिया था कि अर्निंग्स इतना खराब नहीं आएगा। तो आई थिंक ये काफी इसमें से कुछ खराब न्यूज भी आ गए और मार्केट ने एब्जॉर्ब कर लिए, और अब मार्केट मान रहा है कि कुछ नहीं होगा। तो मेरा मानना है कि काफी बैड न्यूज डिस्काउंट हो चुके हैं। बाजार को मायूसी इस बात से भी ज्यादा हुई थी जब हमने देखा कि कमजोर नंबर्स आए चौथी तिमाही के। ये बताइए कि अब Q1 FY16 के नंबर्स जो आने वाले हैं वो किस तरह के आ सकते हैं? क्या बाजार ने उस चीज को भी डिस्काउंट किया है इस समय? मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होगा। ये जो फोर्थ क्वार्टर के अर्निंग्स आए, उसमें काफी कंपनीज ने वन टाइम हिट्स ले लिए, रीस्टेट कर दिए उनके पीएनएल, जो पेंडिंग हिट्स थे वो भी ले लिए। तो कुछ ज्यादा ही खराब अर्निंग्स आ गए। लेकिन हमारे जो लीडिंग इंडिकेटर्स है इकोनॉमी के बारे में, वो दिखा रहे हैं कि थोड़ा सा टर्न आ रहा है इकोनॉमी में, और आगे जाके नेक्स्ट 3-4 महीने में वो टर्न दिखने लगेगा। तो जून का क्वार्टर मार्च के क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा बेहतर आएगा, लेकिन जो सितंबर का क्वार्टर है, आई थिंक उसमें इंप्रूवमेंट और जोर से नजर आएगी। तो ये मेरा मानना है। और जबकि आप देखेंगे कंसेंसस ने अर्निंग्स को काफी कट कर दिया है, और आज सेल साइड कंसेंसस का जो एक अनुमान है वो मेरे हिसाब से काफी नेगेटिव हो गया है। तो उसकी तुलना में आई थिंक अभी अर्निंग्स बेहतर लग रहे हैं मुझे। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई से हमारी खास बातचीत। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। क्या वजह है कि इतना इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का अभी भी हिंदुस्तान में? क्या पॉजिटिव्स वो देख रहे हैं इस वक्त? पिछले 5-6 सालों में फॉरेन इन्वेस्टर ने $100 बिलियन से ज्यादा इंडिया में लगाए थे, जबकि इंडिया का मैक्रो ठीक नहीं था और अर्निंग्स भी ठीक नहीं थे। तो उस वक्त भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बेट कर रहे थे, आज भी वो बेट उनका बरकरार है। तो आई डोंट थिंक ये व्यू कभी बना है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी खराब हो रही है। इनफैक्ट अगर कुछ है तो यहाँ पे व्यू ऐसा ही बनता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंप्रूव हुई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं रिदम देसाई, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, और हम बातचीत कर रहे हैं उनसे उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस से, जो कि इस वक्त मुंबई में चल रही है। रिदम सर, चूंकि आप कह रहे हैं कि आपकी इस कॉन्फ्रेंस में अब तक का रिकॉर्ड इंटरेस्ट आया है इन्वेस्टर्स की तरफ से, हाईएस्ट नंबर ऑफ अटेंडेंस है, क्या वजह है कि इतना इंटरेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स का अभी भी हिंदुस्तान में? क्या पॉजिटिव्स वो देख रहे हैं इस वक्त? अनिल जी, इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी पे किसी को शक नहीं था। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पिछले 5-6 सालों में फॉरेन इन्वेस्टर ने $100 बिलियन से ज्यादा इंडिया में लगाए थे, जबकि इंडिया का मैक्रो ठीक नहीं था और अर्निंग्स भी ठीक नहीं थे। तो उस वक्त भी इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म स्टोरी पे बेट कर रहे थे, आज भी वो बेट उनका बरकरार है। तो आई डोंट थिंक ये व्यू कभी बना है कि इंडिया की लॉन्ग टर्म स्टोरी खराब हो रही है। इनफैक्ट अगर कुछ है तो यहाँ पे व्यू ऐसा ही बनता है कि लॉन्ग टर्म स्टोरी इंप्रूव हुई है। जो डिबेट है, जो मामला है, वो शॉर्ट टर्म के बारे में है कि इकोनॉमी में टर्न कब आएगा और अर्निंग्स में कब टर्न आएगा। तो वो डिबेट तो है। पिछले साल जो डिबेट था वो ये था कि बाजार में ऑफकोर्स सरकार बनी है और उसके कारण रिफॉर्म्स आएंगे और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा बनेगा, लेकिन शेयर के दाम ऑलरेडी बढ़ चुके हैं तो हम देखेंगे। और आज ये व्यू है कि शेयर के दाम कम हो गए लेकिन इकोनॉमी में अभी तक टर्न नहीं आया है, जब आएगा तब हम देखेंगे। तो वो डिबेट सिर्फ शॉर्ट टर्म के बारे में, लॉन्ग टर्म का डिबेट कभी नहीं था।
लेकिन फिर भी ये जो अटेंडेंस आया है वो मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये जो शॉर्ट टर्म डिबेट है उसके कारण थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन ये इंटरेस्ट कम नहीं हुआ है। संजीव, आई थिंक ये पॉजिटिव है, ये बहुत ही ये भी बताइए, मॉनसून को लेकर जिस तरह से अभी भी अनिश्चितता का माहौल है इस कॉन्फ्रेंस में, उस पर भी जिक्र हुआ होगा। और आप बताइए पर्सनली कौन सी एजेंसी को फॉलो कर रहे हैं, स्काईमेट को या मेट को? नहीं, कौन सी एजेंसी को फॉलो करना है ये मेरा एक्सपर्टाइज नहीं है, लेकिन मॉनसून के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको। हम लोग ने 25 साल का डेटा देखा है कि जहां तक बारिश का सवाल है और उसके कारण जो फूड प्राइसेस का सवाल है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं है। फूड के दाम जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसी से चलते हैं, बारिश के कारण नहीं जाते ऊपर नीचे। तो अगर बारिश खराब भी हुई और अगर ड्राउट भी आया तो ये मानना कि फूड के दाम बढ़ जाएंगे ये गलत है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और भाव बढ़ा दिए तो फिर फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। मॉनसून का असर होगा फूड के प्रोडक्शन पे। तो अगर खराब मॉनसून आया तो फूड प्रोडक्शन कम होगा, उसके कारण ग्रोथ कम होगा। लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई आएगी कि नहीं वो तय नहीं है। और अगर आप देखोगे गवर्नर राजन ने भी यही कहा है कि हमें ये देखना है कि सरकार बारिश के मामले में कैसे रिएक्ट करती है, और अगर खराब बारिश आई और उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस बढ़ा दिए तो फिर आप थोड़ा सा इन्फ्लेशन देखोगे। लेकिन जहां तक मेरा इंटरेक्शन है, आई थिंक सरकार ये इन्फ्लेशन के मामले में बहुत फोकस्ड है और उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 12 महीनों में इन्फ्लेशन की दर को नीचे लाने में। और आई डोंट थिंक दे आर रेडी कि अभी चलो ठीक है इन्फ्लेशन बढ़ा देते हैं, ये नहीं होगा, ऐसा हमारा मानना है। तो अभी आगे जाके पता चलेगा, लेकिन अगर हम सही निकले तो फिर आपको रेट कट भी दिखेगा नेक्स्ट 6-8 महीनों में। लेकिन इस बीच जो एक बड़ी उम्मीद क्रूड के कमजोर दामों से जगी थी और साथ ही रुपए में भी जिस तरह की मजबूती हुई थी, रिजम सर कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि अब सिचुएशन उतनी बेहतर नहीं है। रुपए भी अब 65 के आसपास 64-65 की रेंज में आता हुआ दिख रहा है, क्रूड भी वहां पर आ गए हैं। तो क्या लगता है आपको जो कुछ भी इकोनॉमिक एडवांटेज ये ग्लोबल एनवायरनमेंट की वजह से या करेंसी और क्रूड की वजह से मिल रहा था वो इस साल नहीं मिलेगा? नहीं, एक्चुअली वो इकोनॉमिक एडवांटेज बरकरार है। बिकॉज अगर आप देखो तो 12 या 18 महीने पहले क्रूड का दाम $120 था और आज $65 है। तो आप लो से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन वो जो लो गया था क्रूड ऑयल के दाम, वो सरकार ने अपने पास बेनिफिट रख लिया था क्योंकि टैक्स बढ़ा दिया था। तो मुझे लग रही है जो सरकार की नीति थी क्रूड के मामले में वो बिल्कुल सही है और उन्होंने वो बेनिफिट कंज्यूमर को दिया ही नहीं है। तो ये आई थिंक ये इंटैक्ट है। हमने किसी ने, आई डोंट थिंक किसी ने ये अस्यूम किया था कि क्रूड का दाम $40 हो जाएगा और वहीं पे रहेगा। आई थिंक सबके फोरकास्ट में अजम्पशन यही था कि $70 होगा। और आई थिंक अगर क्रूड का दाम 65 एवरेज करता है तो इंडिया के लिए ठीक है, ज्यादा नुकसान नहीं करेगा ये। और फायदा गया नहीं, अभी भी हम लोग को $60 का फायदा हुआ है जहां से हम पहले थे वहां से। तो आई थिंक ये एक स्ट्रक्चरल चेंज हो सकता है जो इंडिया को बेनिफिट ही ला रहा है। और जहां तक रुपये का सवाल है, रुपया हमारे मॉडल पे और आरबीआई के सीपीआई मॉडल पे भी थोड़ा सा ओवरवैल्यूड ही था, जिसके कारण एक्सपोर्ट पे नेगेटिव असर हो रही थी। अगर आप एक्सपोर्ट का डेटा देखिए, अब एक्सपोर्ट्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। एक्सपोर्ट्स इंडिया की जीडीपी का 1/4 हिस्सा है और एक्सपोर्ट ग्रोथ अगर नेगेटिव 20% रहे तो वो इंडिया की जीडीपी के लिए खराब है। और उसका एक कारण ये है कि ग्लोबल ग्रोथ वीक था, लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि रुपये थोड़ा सा ओवरवैल्यूड था। आप रुपये को डॉलर की तुलना में देख रहे हो, लेकिन अगर आप रुपये को यूरो और येन की तुलना में देखिए तो वो अप्रिशिएट कर रहा है और इंडिया के ट्रेडिंग बास्केट के सामने रुपये अप्रिशिएट हो रहा है। तो डॉलर बहुत तेजी के माहौल में, इसलिए सब करेंसीज दुनिया में डॉलर के सामने गिर रही है और रुपया भी थोड़ा गिर रहा है। उसमें ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा और भी गिरे तो एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा है और ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो हमारा ये मानना है कि रुपया थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है और थोड़ा आगे जाके और भी थोड़ा गिर सकता है। इसमें मैक्रो स्टेबिलिटी रिस्क नहीं है क्योंकि इंडिया का बीओपी बहुत ही अच्छे सिचुएशन में है और आज भी आरबीआई एक्चुअली डॉलर खरीद रहा है। और पिछले सिंस नवंबर 2013 मतलब पिछले 15 महीनों में या 17 महीनों में आरबीआई ने कुल मिला के $100 बिलियन की खरीदी की है, डॉलर्स की।
तो पोजीशन इंडिया की काफी स्ट्रांग है। तो ये मैक्रो रिस्क नहीं है, बट थोड़ा सा करेंसी अगर डिप्रिशिएट हुआ तो आई थिंक ग्रोथ के लिए अच्छा है ये। मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई से हमारी खास बातचीत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। आईटी शेयरों को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि नंबर्स उतने मजबूत नहीं आए। क्या वजह आपको लगता है कि आईटी पैक्ट फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? कंपनियों की परफॉर्मेंस कहां से बेहतर होती हुई दिखेगी आपको? आईटी डिमांड का एनवायरनमेंट अच्छा है एक्चुअली। आई थिंक क्रॉस करेंसी का उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था लास्ट क्वार्टर में, ये सेटल डाउन हो गया है और आगे जाके आई थिंक आईटी सर्विसेज में आपको अर्निंग्स अच्छी दिखाई देगी। तो जो वैल्यूएशन में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे साथ हैं रिदम देसाई, मैनेजिंग डायरेक्टर मॉर्गन स्टैनली इंडिया के, और हम बातचीत कर रहे हैं उनसे उनकी एनुअल कॉन्फ्रेंस से जो कि इस वक्त मुंबई में चल रही है। रिदम जी, ये भी बताइए, हमने देखा जब मैट का मुद्दा सामने आया था उसके बाद से एफआईआईज की तरफ से लगातार खरीदारी नहीं देखने को मिली। बिकवाली का आंकड़ा ही सामने आता है हर रोज सुबह, आप देखिए। ये बताइए, एफआईआईज का आपको क्या लगता है, कितने समय तक ये मूड रहेगा और कब खरीदारी का फिगर सामने आएगा? कोई अनुमान आप देना चाहेंगे? नहीं, तो जैसे मैंने पहले बात की थी रिफ्लेशन की, तो ये जब रिफ्लेशन ट्रेड खत्म होगा, जब बॉन्ड यूज स्टेबलाइज होंगे और जब ऑयल का दाम स्टेबलाइज होगा, आई थिंक तब इंडिया में फ्लोज वापस पॉजिटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा जो मोमेंटम मनी है जिसको हम कहते हैं टूरिस्ट मनी, वो निकल गया इंडिया से। जो टूरिज्म करता है पैसा, इन्वेस्टर नहीं निकला है। इन्वेस्टर तो लगातार कोई इन्वेस्टमेंट पैसा गया नहीं है, जो टूरिस्ट मनी है वो निकल गई है। तो वो टूरिस्ट मनी अभी थोड़ा चाइना में गई है, वहां पे तेजी है। टूरिस्ट मनी कैसा करता है, टूरिस्ट मनी गोज टू द हॉटेस्ट स्पॉट इन द वर्ल्ड। हाँ, तो वैसी बात है। तो आज ब्राजील थोड़ा ऊपर है तो टूरिस्ट मनी वहां है। तो ये जब ट्रेड रिवर्स होगा तो वापस वो टूरिस्ट मनी इंडिया में आ जाएगा, तो वापस इंडिया में थोड़ी सी तेजी आ जाएगी। तो आई डोंट थिंक दैट इज ऑफ कंसर्न। एक्चुअली जो बात आज एम्फोसाइज होनी चाहिए कि यस, पिछले 2 महीनों में या 3 महीनों में एफआईआईज ने डेली सेलिंग की है, लेकिन डेली बाइंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर की हुई है। बिल्कुल। वो आपको कब पिछली बार दिखाई दी? डोमेस्टिक इन्वेस्टर सिस्टमैटिकली इंडियन इक्विटीज को खरीद रहा है और मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म तेजी की बात है। और हमारा ये मानना है कि एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर को इक्विटीज का जो नजरिया है वो फाइनली चेंज हुआ है। बहुत पॉजिटिव बात है। यानी कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी काफी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब कुछ सेक्टर्स पर आपसे राय लेना चाहता हूं। सबसे पहले आपके फेवरेट प्राइवेट बैंक्स के साथ शुरुआत करना चाहता हूं। काफी अट्रैक्टिव दिख रहे हैं आप इस करेक्शन के बाद आपको? यस, प्राइवेट बैंक्स, इंडस्ट्रियल्स, अर्बन कंजम्पशन और टेक्नोलॉजी, ये 4 सेक्टर्स में हम ओवरवेट है और ये 4 सेक्टर्स में आई थिंक अच्छी तेजी नजर आ रही है। रतन जी, हमने देखा है मेटल्स में काफी दबाव देखने को मिला है, ये बताइए, और अच्छा खासा करेक्शन भी देखा जा चुका है। कई मेटल्स शेयर भारत में देखिए 52 हफ्ते के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ अभी और थोड़ा समय देना चाहिए और करेक्शन बाकी है, या आपको लगता है इस स्पेस में भी सिलेक्टिवली बाइंग के मौके हैं? नहीं अनिल जी, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ग्लोबली एक्सेस कैपेसिटी है। अब चाइना में आप देखिए, उनके पास 1.2 बिलियन टन की स्टील की कैपेसिटी है, उनका प्रोडक्शन 700 मिलियन टन है, तो 500 मिलियन टन का गैप है। तो वो जो है उसके कारण एक्स्ट्रा सप्लाई है और उसके कारण मेटल प्राइसेस में वीकनेस है। तो वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। भाव से मे भी थोड़े अट्रैक्टिव हो गए, तो वैल्यूएशन के हिसाब से आई थिंक ठीक लग रहा है, लेकिन स्ट्रक्चरली थोड़ा सा सेक्टर प्रेशर में है। आपने आईटी शेयरों की बात की। एक और जहां लोग आईटी शेयरों को लेकर थोड़ा सा कॉशियस हो रहे हैं क्योंकि नंबर्स उतने मजबूत नहीं आए। क्या वजह आपको लगता है कि आईटी पैक्ट फिर से अच्छा प्रदर्शन कर सकता है? कंपनियों की परफॉर्मेंस कहां से बेहतर होती हुई दिखेगी आपको? नहीं, एनवायरनमेंट अच्छा है, आईटी डिमांड का एनवायरनमेंट अच्छा है एक्चुअली। आई थिंक क्रॉस करेंसी का उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था लास्ट क्वार्टर में, ये सेटल डाउन हो गया है और आगे जाके आई थिंक आईटी सर्विसेज में आपको अर्निंग्स अच्छी दिखाई देगी। तो जो वैल्यूएशन में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं मेरे हिसाब से ये अट्रैक्टिव है। इसके अलावा ये भी बताइए, हमने देखा है सरकार की एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये भी रही है कि कोल सेक्टर में जिस तरह से उन्होंने अच्छा काम किया है, कोल ऑक्शंस बेहतर तरीके से हुए, तीसरा ऑक्शन अब हमारे सामने होने वाला है, कोल इंडिया का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। आप इसको कैसे देखते हैं?
नहीं, ये एग्जैक्टली मैं जो बात कर रहा था कि सरकार ने जो सेक्टर्स में जो वीकनेस था, जो उनका प्रॉब्लम था, वो धीरे धीरे फिक्स कर रहे हैं। तो कोल में भी काफी हद तक प्रॉब्लम फिक्स किया है, प्रोडक्शन बढ़ चुका है, इवैक्यूएशन अच्छी हो रही है, ऑक्शंस हो गए हैं। तो आई थिंक ये अच्छा डेवलपमेंट है मैक्रो के लिए। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालकर आज अपनी कॉन्फ्रेंस के बीच अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए, और आपकी कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने देखा किस तरह से फॉरेन इन्वेस्टर्स इस वक्त हिंदुस्तान के बाजारों पर बुलिश हैं। कुछ हफ्तों की, कुछ महीनों की कमजोरी हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टोरी अब भी हिंदुस्तान की बरकरार है, और आगे आने वाले समय में भारतीय बाजारों में जमकर पैसा विदेशी निवेशकों का आएगा। भारतीय इन्वेस्टर भी अब पैसा लगाते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में तेजी का मूड और माहौल बरकरार रहेगा। वक्त है इस करेक्शन में खरीदारी करने का। ये राय आती हुई मॉर्गन स्टैनली इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर रिदम देसाई की तरफ से। इस खास शो में हमें दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ CNBC आवाज पर। नमस्कार।